दिसंबर का महीना अभी शुरू ही हुआ था और सर्दी इस कदर बढ़ चुकी थी कि हवा में मानो बर्फ घुल गई हो। ऐसी ठंड कि हवा भी मानो चाकू की तरह चुभ रही हो। गांव के सभी लोग ठंड से परेशान हो चुके थे। वहीं गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में सुनील नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। बीमार माँ खाट पर पड़ी कांप रही थी, कमजोरी से उठ भी नहीं पा रही थी। सांस भारी, आंखें धुंधली और चेहरा झरझर। लेकिन बेटे का नाम पुकारने की ताकत अभी भी बाकी थी। सुनील, ओ बेटा, ज़रा पास आ जा। बहुत ठंड लग रही है, सीना जल रहा है बेटा। सुनील माँ की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ उसके पास जाता है। हाँ माँ, अभी लकड़ियां जलाता हूँ। मैं तो लकड़ियां लाने ही जंगल गया था। सुनील तुरंत लकड़ियां लाकर माँ के पास आग जला देता है। माँ, अब ठंड से थोड़ी राहत मिली। हाँ बेटा, अब शरीर में थोड़ी गर्माहट लग रही है। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है तू? माँ, मैं कैसा बेटा हूँ जो अपनी माँ के लिए एक मोटा कंबल भी नहीं ला सकता। बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस तू मेरे पास बैठ। नहीं माँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी किसी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता, लेकिन तू चिंता मत कर माँ। मैं कल ही जमींदार जी से कुछ उधार मांगकर तुम्हारे लिए एक कंबल ले आऊंगा। माँ, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। मैंने खाना बना के रख दिया है। तू समय से खा लेना और अपना ख्याल रखना। मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना और जल्दी घर आ जाना। मैं जानती हूँ कि इतनी ठंड में तेरी छाती में कितनी झंझनाहट होती होगी। ऊपर से मैं तुझ पर बोझ बनकर बैठी हूँ। पता नहीं ये ईश्वर कब तक तेरी परीक्षा लेगा। माँ, तू ऐसा क्यों बोलती है भला? तेरे सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? आइंदा से ऐसा कभी मत बोलना। अब मैं चलता हूँ, देर होगी तो जमींदार गुस्सा होगा। ठीक है बेटा। सुनील अपने फटे हुए गमछे को कसकर बांधता है और झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। सुनील पैदल चल रहा था। हवा इतनी तेज थी कि मानो रास्ते में हर कदम पर उसे रोक रही हो, पर पेट भरने के लिए वह चलते जा रहा था। लगता है रास्ते भर मुश्किल होगी, लेकिन काम पर तो जाना ही होगा। हे भगवान, कब तक ऐसे चलेगा? माँ को बीमार देखता हूँ तो हिम्मत टूट जाती है। सुनील यह सोचते हुए जा रहा होता है, तभी एक बुजुर्ग पास से गुजरते हैं। अरे सुनील बेटा, इतनी ठंड में काम पर जा रहा है, तू अपना ख्याल रखा कर। क्या करें काका, पेट की आग ठंड से बड़ी होती है, इसलिए घर से निकलना ही पड़ता है। हाँ बेटा, ये तो सच कहा तूने। सुनील गांव के ही जमींदार के पास मजदूरी कर अपना और अपनी मां का गुजारा करता था। सुनील ठंड से कांपते हुए जमींदार के बड़े गेट से अंदर घुसता है। जमींदार दूर से ही उसे घूर रहा होता है। अरे सुनील, आज इतनी देर से क्यों आया? घड़ी देखी है तूने? माँ, मालिक, वो ठंड बहुत है और माँ भी बीमार है, इसलिए देर हो गई। ठंड सिर्फ तुझे लगती है, हम लोगों को ठंड नहीं लगती क्या? ये रोज रोज देर से आना बंद कर। अगर आज के बाद लेट आया ना तो सीधे काम से निकाल दूंगा।
समझा? नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। नहीं तो मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। मैं रोज समय पर आऊंगा। चल जाकर काम पर लग जा। इसके बाद सुनील चुपचाप काम पर लग जाता है। ठंड से मजदूरों के शरीर एकड़ रहे थे, लेकिन सब काम पर लगे हुए थे। इस प्रकार सुबह से शाम तक सुनील ने काम में अपना सब कुछ झोंक दिया। हर बार बोरी उठाना उसकी मजबूरी की कहानी कह रहा था। पास खड़े दूसरे मजदूर आपस में बातें करते हैं। अरे सुनील भाई, आज तू बहुत परेशान लग रहा है। क्या बताऊं भाई, घर में खाने को कुछ नहीं। माँ भी बहुत बीमार है, ऊपर से ये ठंड का कहर। माँ रात भर ठंड से कपती है, उसके लिए एक मोटा कंबल लेना है। सोच रहा हूँ आज मालिक से थोड़े पैसे मांगू, शायद दे दे। मालिक का दिल पत्थर का है सुनील, पर कोशिश कर ले, शायद आज सुन ले। सुनील कांपता हुआ मालिक के पास पहुंचता है। मालिक जी, आज कुछ पैसे दे दीजिए। घर में खाने को कुछ नहीं है और माँ भी ठंड से कांप रही है। उसके लिए एक मोटा कंबल लेना है। थोड़ा बहुत ही दे दीजिए मालिक। मालिक गुस्से में तिरछी नजर से सुनील को देखता है। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो पैसे दिए थे। इतनी जल्दी जल्दी पैसे देते रहूं क्या? तुम सब गरीबों का हर दूसरे दिन यही रोना होता। जा अगले हफ्ते आना। मालिक, बस थोड़े बहुत दे दीजिए, नहीं तो माँ ये ठंड भी नहीं निकल पाएगी। समझ में नहीं आता क्या? नहीं मिलेंगे पैसे। अब जा, काम बंद हो गया। सुनील चुप हो जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। सूरज ढल चुका था। सुनील मन ही मन सोचता है, हे भगवान, कौन सी परीक्षा ले रहा है तू? घर जाकर माँ को क्या जवाब दूंगा? दिन भर की मेहनत, थकान और मालिक के कठोर शब्दों का बोझ लेकर सुनील घर की ओर चल रहा था। उसके मन में निराशा थी, मगर उम्मीद की छोटी सी लौ अभी भी बुझी नहीं थी। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, क्या हमारे दुख कम थे जो अब यह बिन मौसम की बारिश शुरू कर दी? कुछ तो रहम कर। बारिश और तेज होने लगती है। उसके कपड़े भीग चुके थे। ठंड शरीर में सुई की तरह चुभ रही थी। लेकिन माँ अकेली है, यह सोच उसके कदम बढ़ते जा रहे थे। किसी तरह सुनील अपनी झोपड़ी तक पहुंचता है। अंदर माँ ठंड से कांप रही थी। बेटा कहाँ रह गया था तू? बेटा तू तो पूरा भीग गया है। हाँ माँ, बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी लकड़ियां जलाता हूं। तू भी तो ठंड से कांप रही है। सुनील जल्दी से लकड़ियां जलाता है और माँ के पास ही बैठ जाता है। माँ, आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तुझे भूख लगी होगी। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन तुझे भूख जरूर लगी होगी। सारा दिन मजदूरी करके आया है और खाने के लिए कुछ नहीं है। नहीं माँ, मुझे भी भूख नहीं लगी है। दोनों माँ बेटा रसोई के खाली डब्बों से वाकिफ थे, इसलिए चुपचाप खाली पेट सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन सुनील की मुसीबतें थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। सुनील, ओ सुनील। बाहर कौन चिल्ला रहा है? सुनील तुरंत झोपड़ी से बाहर निकलता है। जमींदार साहब, आप यहां। मैं अभी काम पर आ ही रहा था। सुनील, तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप क्या बोल रहे? मैं सही बोल रहा हूं। सुनील, दरअसल मेरा यहां का काम खत्म हो गया है, इसलिए मैं अब ये गांव छोड़कर जा रहा हूं। और ये घनश्याम जी हैं, इस गांव के नए जमींदार। और ये जमीन जिस पर तुमने ये झोपड़ी बना रखी है, इसे भी मैंने इनको ही बेच दिया है। इसीलिए तुझे ये जगह खाली करनी होगी। ये सुनते ही सुनील के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
ये आप क्या बोल रहे साहब? आपको पता है मेरी माँ कितनी बीमार है। भला इतनी सर्दी में मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगा? मुंह गरीब पर थोड़ी तो रहम कीजिए। सुनील, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब जो बात करनी है इनसे करो। ठीक है घनश्याम जी, मैं चलता हूं। साहब, आप तो मेरी मजबूरी समझिए। देखो भाई, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। दरअसल मुझे इस जमीन पर कारखाना लगवाना है और आज से ही काम शुरू करना है। इसलिए तुम्हें अभी इस झोपड़ी को खाली करनी होगी। हाँ, मैं बस तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि जब कारखाना तैयार हो जाएगा तो मैं तुझे उसमें काम जरूर दूंगा। सुनील उस आदमी के सामने बहुत हाथ जोड़ता है, लेकिन वह उसकी एक भी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। लखन, मैं जा रहा हूं, तू झोपड़ी खाली करवा के आना। सुनील अब पूरी तरह से टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो माँ को लेकर कहाँ जाएगा। वह झोपड़ी के अंदर जाता है तो माँ को देख चौंक जाता है। माँ अपना कुछ सामान लेकर तैयार थीं। माँ, कुछ मत बोल बेटा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। चल बेटा, देखते हैं ये ईश्वर हमारी और कितनी परीक्षाएं लेता है। दोनों माँ बेटा अपना जरूरी सामान लेते हैं और झोपड़ी से निकल जाते हैं। सुनील को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो माँ को लेकर कहाँ जाए, और वो माँ से बोलता है, माँ कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतनी ठंड में तुझे लेकर कहाँ जाऊं। बेटा, तू परेशान मत हो। ऊपर वाला हमें यहाँ तक लेकर आया है तो आगे का सफर भी वही तय करेगा। माँ चल, हरीश के घर चलते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। दोनों माँ बेटा बड़ी उम्मीद के साथ हरीश के घर की ओर जाते हैं। तभी हरीश रास्ते में ही मिल जाता है। अरे सुनील, तू यहाँ वो भी माँ को लेके? तूने तो बताया था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं, फिर इतनी ठंड में तू इन्हें लेकर कहाँ जा रहा? अरे हरीश, तुम्हें क्या बताऊं भाई, मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ गिर पड़ा है। इसलिए मैं तुम्हारे घर ही मदद की उम्मीद में जा रहा था। ऐसा क्या हो गया भाई? दरअसल हरीश, तुझे तो पता है कि हम जमींदार जी के जमीन पर झोपड़ी बना के रहते थे और आज सुबह जमींदार साहब ने हमें झोपड़ी से निकल दिया है। सुनील हरीश को सारी बात बताता है। भाई अब तू हम पर दया कर और अपने घर में 2-4 दिन के लिए पनाह दे दे। हरीश थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। क्या हुआ भाई, कुछ तो बोल। सुनील, मुझे तुझ पर पूरी हमदर्दी है, लेकिन तू जानता है कि मेरे पास भी सिर्फ एक ही कमरा का घर है और उसी में हम 5 लोग रहते हैं। हम दोनों पति पत्नी और हमारे 3 बच्चे। भला मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा? मुझे माफ कर दे भाई। सुनील कुछ बोलता, उससे पहले माँ बोल पड़ती है। हरीश बेटा, तू माफी मत मांग। बेटा, हम समझ रहे तेरी मजबूरी। कोई बात नहीं बेटा, हम कुछ और इंतजाम कर लेंगे। दोनों माँ बेटा गांव के चौपाल पर बैठ जाते हैं। शाम ढलने को आ गई थी और ठंड भी अपनी चरम सीमा पर थी। दोनों रात के भूखे ठंड से ठिठुर रहे थे। माँ, ठंड बहुत बढ़ गई है, तेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। चल रामू काका के घर चलते हैं। नहीं बेटा, अब मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। बेटा, हम जानते हैं कि इस ठंड में सबका खुद का गुजारा करना मुश्किल है, तो भला वो लोग हमें कहाँ जगह देंगे? हम सबसे मदद मांगकर उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकते। माँ तू ठीक बोल रही, लेकिन कुछ नहीं बेटा, अब सब ऊपर वाले पर छोड़। दोनों माँ बेटा बैठे हुए थे, तभी वहां गांव के सत्याजी आ जाते हैं। अरे सुनील, इतनी ठंड में माँ को लेकर यहाँ क्यों बैठा है? क्या बताऊं, काका रहने का कोई ठिकाना नहीं है और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं। सुन, सारी बातें बाद में बताना, पहले माँ को लेकर मेरे घर चल। सच में काका, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे पगले, इसमें परेशानी कैसी? हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सत्याजी दोनों माँ बेटा को लेकर अपने घर पहुंचते हैं।
राधा बेटी जरा लकड़ियां जला और कुछ गर्मा गर्म खाने को भी ला। राधा तुरंत लकड़ियां जलती और दोनों माँ बेटा पेट भरकर खाना खाते हैं और गर्मा गर्म चाय पीते हैं। उसके बाद सुनील काका को सारी बात बताता है। काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप मदद न करते तो पता नहीं इस ठंड में हमारा क्या होता। बेटा, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन तू कभी हार नहीं मानना और आराम से यहाँ रहे। भाई साहब, ये बिटिया कौन है? आपका तो सिर्फ एक बेटा है ना, जो शहर में रहता है। बहन जी, ये राधा है मेरी बहन की बेटी, और अब इसके माता पिता के गुजर जाने के बाद ये मेरे पास ही रहती हैं। और अब यह मेरी जिम्मेदारी है बस एक बार इसकी शादी एक अच्छे लड़के से करवा दूं। राधा बूढ़ी माँ का बहुत ख्याल रखती है। इधर सुनील भी गांव में छोटा मोटा काम करने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन सत्या जी सुनील की माँ से बोलते हैं। बहन जी, राधा को आपसे एक माँ का प्यार पाकर देख बहुत खुशी होती है। भाई साहब, सच कहूँ तो मुझे बिटिया के साथ बहुत खुशी होती है। वो मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। बहन जी, कई दिनों से मन में एक बात चल रही, आप बुरा ना माने तो बोलूं। हाँ हाँ भाई, जरूर बोलिए। मैं राधा का ब्याह सुनील के साथ करना चाहता हूं, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो। अरे भाई साहब, आपने तो मेरी दिल की बात बोल दी। मैंने तो जब से राधा को देखा है तब से ही इसे बहू बनाना चाहती हूँ, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि मैं आपसे कुछ नहीं बोल पाई। बहन, सुनील एक बहुत ही ईमानदार, मेहनती और समझदार लड़का है, और मुझे अपनी राधा के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए। रही बात धन दौलत की, तो बस अभी सुनील की किस्मत उसके साथ नहीं, लेकिन जल्दी ही उसके भी अच्छे दिन आएंगे। आप घबराओ नहीं। दोनों सुनील और राधा की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और दूसरे दिन ही मंदिर में उनका ब्याह करवा देते हैं। सुनील बेटा, आज मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं बेटा। काका, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। चाहता हूं बेटा, बस तुम सब मेरे साथ चलो। बेटा, आज से ये घर और ये सारे खेत तुम्हारा हुआ। काका, ये आप क्या बोल रहे, और ये किसका घर है? भाई साहब, आप ये सब हमें देकर शर्मिंदा न करें। माना कि इतना सब कुछ हम राधा को नहीं दे पाएंगे, पर आप सुनील पर भरोसा रखिए कि ये राधा को एक अच्छी जिंदगी देगा। बहन जी, आप लोग गलत समझ रहे हैं। आप लोग पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। दरअसल ये घर और ये सारे खेत मेरी बहन के हैं, जो अब राधा के नाम है, और अब ये सब कुछ सुनील का हुआ। ये सब तो मेरे पास सिर्फ मेरी बहन के अमानत के तौर पर थे, और मैंने ये सब कुछ पहले किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता था कि सिर्फ दौलत की लालच में कोई राधा से ब्याह न करे। सुनील बेटा, मुझे यकीन है कि तुम अब इन सब का अच्छे से ख्याल रखोगे। भाई साहब, मेरे बेटे को राधा के रूप में लक्ष्मी दी है। सच में आपने तो मेरे बेटे की किस्मत ही बदल दी। बहन जी, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब करने वाला तो सिर्फ ऊपर वाला है। हम सब तो सिर्फ उसके हाथ की कठपुतली हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। मामा जी, क्या आप हमारे साथ नहीं रहेंगे? नहीं बेटा, मैं तो सबसे पहले गंगा नहाने जाऊंगा, फिर कुछ दिन बेटे के पास जाऊंगा। वो भी कितने दिनों से बुला रहा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। माँ जब झोपड़ी से निकाल दिए गए थे तो भगवान पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज बहुत पछतावा हो रहा है। बेटा, कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और अच्छा, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी होती है। नदी किनारे एक गरीब बुढ़िया अकेली छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो गांव के लकड़हारे से लकड़ियां लेकर गांव के घरों तक पहुंचाती। यही उसकी रोजी रोटी थी। अरे, आ गई अम्मा। आज कितनी लकड़ियां लेकर जाओगी?
वो वाला गट्ठर दे दो बेटा। अरे पर उठा लोगी इसे? सिर में थोड़ा सा दर्द तो है, पर पेट भरने के लिए उठा लूंगी। ला जरा, सर पर तो रखवा दे। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर उसके सर पर रख दिया। सुन, इसके पैसे कल दे दूंगी, अब चलती हूँ। सुनो जी, आप इस बुढ़िया से तुरंत ही पैसे ले लिया करो, ये रोज रोज आपको कल का कहकर बुद्धू बनाती है। लकड़हारा हंसने लगा। कल सुबह 2 रुपए देकर कहेगी बाकी कल दे दूंगी, इसका कल कभी नहीं आता। ऊपर से और लकड़ियां उठाकर ले जाती है, नास पीटी कहीं की। अरे जाने दो, बेचारी बूढ़ी है, कोई नहीं है इसका। इस उम्र में भी देखो बेचारी को घर घर जाकर लकड़ियां बेचनी पड़ती है। हाँ, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे तो थोड़े पैसे ही तो कम देती है भाग्यवान, बाकी लोग तो पूरे पैसे देते हैं ना, और फिर अपना काम तो चल जाता है। आप भी नहीं मानते, करो समाज सेवा, मुझे क्या। पत्नी मुंह बनाकर अंदर चली गई। गांव के एक घर में बुढ़िया ने लकड़ी का ढेर नीचे रखा। बहुरिया, अरे ओ बहुरिया, कितनी लकड़ियां रखूं? चूल्हे के लिए 20 चाहिए, और आजकल रात को थोड़ी ठंड हो जाती है तो तापने के लिए भी लकड़ी चाहिए। अच्छा, तो मैं कल ज्यादा लकड़ी ले आऊंगी। आज सिर में थोड़ा दर्द था तो कम लकड़ियां लाई हूँ, बाकी घरों में भी देनी है, वरना सब नाराज हो जाएंगे। ठीक है, आज चूल्हे के लिए जितना रोज देती हो रख दो, कल ज्यादा ले आना। हाँ, ये ठीक है। सुनो, अभी जाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। बुढ़िया ने पैसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांधे और गट्ठर से लकड़ी निकालकर रखने लगी। ये लो अम्मा, खा लो। बुढ़िया उसे देखती है। अरे अम्मा, बासी नहीं है, एकदम ताजी है, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई है। अरे बहुरिया, वो बात नहीं है। तू मुझे रोटी दे रही हो, तेरी सास ने देख लिया तो तुझ पर गुस्सा करेगी। नहीं नहीं, वो घर में नहीं है, अभी तक नहीं आई। कितने दिनों के लिए बाहर गई है? अभी भी लगभग 14 से 15 दिन और लगेंगे उन्हें आने को। सुन, ये बाकी की लकड़ियां मेरे सर पर रखवा दे। अम्मा, तुम भूखे पेट लकड़ी सर पर उठाती हो ना, इसीलिए सर दुखता है। मेरे यहाँ एक रोटी रोज खा लिया करो, कोई हर्जा नहीं होगा। और जो तुम्हारी सास ने वापस आकर गुस्सा किया तो उन्हें मैं समझा दूंगी, वो कुछ नहीं बोलेंगी। भगवान तेरा भला करे, चल सदा सुखी रह। इतना कहकर बुढ़िया चली जाती हैं। अगले दिन, बेटा आज बड़ा वाला गट्ठर दे दे, शाम को सर्दी होने लगी है तो लोगों को ज्यादा लकड़ियां चाहिए। तुम्हारा ही माल है अम्मा, जो चाहिए उठा लो। ये ले 2 रुपए, बाकी कल दे दूंगी, ठीक है ना? हिसाब में कोई गड़बड़ ना होनी चाहिए, समझे? हाँ हाँ अम्मा, हिसाब पूरा ठीक है। अच्छा जरा ये तो बताओ कि गांव में सब तुमको बुढ़िया कहते हैं, तुम्हारा असल नाम क्या है? मेरा असल नाम? अरे अम्मा, मेरा मतलब जो तुम्हारे पिताजी ने रखा वो वाला नाम। मेरा नाम लक्ष्मी है, पर अब तो इस मुए नाम को सुने एक अरसा हो गया। सब लोग बुढ़िया या अम्मा बोलते हैं, इसी की आदत हो गई है। पता नहीं चला मैं कब लक्ष्मी से बुढ़िया हो गई। अच्छा चल, लकड़ियों का गट्ठर सर पर रख दे। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर उसके सर पर रख दिया। अच्छा, चलती हूँ मैं। गांव में एक घर के अंदर आंगन में लगे पेड़ के नीचे लकड़ी का ढेर रखकर बुढ़िया बैठ जाती है। अरे ओ मुखिया आइन, कितनी लकड़ियां रखूं बता दो, और आके जरा देख भी लो, लकड़ी एकदम सूखी है, वरना पेट पीछे कहोगी बुढ़िया गीली लकड़ी रख के गई। अरे रुक जरा, अभी आती हूँ।
अरे ये लकड़ी वाली बुढ़िया है क्या? जरा इसे अंदर तो भेजना। अजी, आपको इससे क्या काम पड़ गया? अरे भेजो तो, कुछ बात करनी है। मैं लकड़ियां देखती हूँ, तू अंदर जा। मुखिया जी ने बुलाया है। मुखिया जी ने बुलाया है? क्यों, कोई गलती हो गई क्या? अरे मुझे क्या पता, जाके खुद पूछ ले। अरे बुढ़िया, आओ आओ, कैसी हो तुम? जी, बस आपकी कृपा है। अच्छा, तुम वहां गांव के बाहर नदी के पास वाले झोपड़े में रहती हो ना? हाँ मुखिया जी। अच्छा, तो वहां अकेले रहती हो? पास में कोई दूसरा झोपड़ा नहीं है? डर वर नहीं लगता तुम्हें? पहले तो लगता था, अब आदत हो गई है। अच्छा ठीक है। सत्यपाल मुस्कुराकर वहां से चला गया। बुढ़िया सारी लकड़ियां बेचकर घर पहुंचती है। पता नहीं मुखिया के दिमाग में क्या चल रहा। पहले तो उसने कभी बात नहीं की, भला आज क्यों इतनी पूछताछ कर था। अगली सुबह, अंजना, मुखियाइन, लकड़ी लाई हूँ। अरे उसे अंदर बुला लो। ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल कर बात करना। बुढ़िया माँ, अंदर आ, जरूरी बात करनी है तुझसे। इसकी जरूरी बातों से तो मेरा मन घबरा जाता है। बुढ़िया ने देखा मुखिया और अंजना खुसुर फुसुर कर रहे थे और उसे देखते ही चुप हो गए। मुखिया ने अंजना को इशारा किया, आप बात करो, मैं अभी आती हूँ। देखो बुढ़िया, तुमने ये बात गांव में तो सुनी होगी कि मैं अपने बेटे के लिए ईंटों की भट्टी लगवाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ईंट की भट्टी नदी के पास ही लगे तो अच्छा रहता है। मिट्टी आसानी से मिल जाती है और गांव से ज्यादा दूर भी नहीं पड़ती। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? नदी के पास पंचायत की जो जमीन है, उस पर मुझे ईंट की भट्टी लगानी है। जमीन के बीच में तुम्हारी झोपड़ी है, तो उसे हटाना होगा। ये सुनते ही बुढ़िया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुखिया जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? वो झोपड़ी ही मेरा सब कुछ है, मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, मैंने सब पता किया है। वो जमीन पंचायत की है, समझी? तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं, तो उसे जितनी जल्दी हो सकता है खाली कर दो। नहीं नहीं मुखिया, ये मुझसे ना हो पाएगा। तुम तो पहले गांव में ही रहती थी ना? हाँ, 40 साल पहले ब्याह के इसी गांव में आई थी। मदन के पास वाला घर था हमारा। 15 साल पहले मेरे पति चल बसे, तब घर बेचना पड़ा। अरे अरे, ये रोना धोना मत करो यहाँ पर। मैं तुम पर कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। तुम गलत तरीके से इतने सालों से उस जमीन पर रह रही हो। मैंने सब दिखवा लिया है। पंचायत ने ना तो जमीन का वो टुकड़ा तुम्हारे नाम किया, ना तुम्हें किराए पर दिया है, समझी? किराया? मेरी किराया देने की हैसियत नहीं है। किसी तरह मेहनत करके पेट पाल रही हूँ। देखो बुढ़िया, ये सब मैं नहीं जानता कि तुम किस हक से वहाँ रह रही हो। मुखिया ने कहा था मुझे वहाँ रह लो। वो झोपड़ी भी उसी ने बनवाई थी। तुम किस मुखिया की बात कर रही हो? तुमसे 3 मुखिया पहले जो आया था ना, मोहनलाल, उसने मुझे ये झोपड़ी बनवा कर दी थी। बदले में तुमने क्या दिया उसे? मैंने उसे अपना मंगलसूत्र दिया था। पति के जाने के बाद वो मेरे काम का ना रहा, तो मैंने उस मुखिया को दे दिया था। उसका कोई सबूत है या ऐसे ही कहानी बना रही हो? नहीं नहीं, ये सच्ची बात है। अच्छा तो ऐसा करो, तुम्हारे पास जमीन के उस टुकड़े का कोई कागज है तो दिखा दो, या तुमने मोहनलाल को जो अपना गहना दिया है उसका सबूत दो, वरना जमीन खाली करनी पड़ेगी। इतना बोलकर मुखिया वहां से निकल जाता है और बुढ़िया हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रह जाती है। बुढ़िया बहुत उदास होकर घर लौटती है और देखती है कि वहाँ पहले से ही मुखिया के 2 आदमी खड़े हैं। अरे ओ बुढ़िया अम्मा, कहाँ घूम रही हो? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? हमें मुखिया ने भेजा है। अब तू ही बता, तू अपना सामान खुद निकालेगी कि हम बाहर फेंक दें? नहीं बेटा, ऐसा ना करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ।
चलो, अरे चलो, खाली करो, चल चल खाली कर इसे। ये बुढ़िया प्यार से हमारी बात नहीं मानेगी, हमें आज ही ये झोपड़ी यहाँ से हटानी है। अरे बेटा, कुछ तो रहम करो मुझ पर, भला मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, तुम ही बताओ। बुढ़िया अब कुछ मत बोलो, मुझे जो कहा गया मैं वही कर रहा हूँ, समझी? चलो तुम बाहर जाओ। बुढ़िया अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर बाहर बैठ जाती है। भगवान, ये छत भी छीन ली तूने, ये तूने ठीक न किया। अंदर इस चूल्हे और 4 बर्तन के सिवाय कुछ नहीं था। इन्हें यहाँ पर रख रहा हूँ अम्मा, देख लेना, ठीक है? मुखिया के आदमी पूरा झोपड़ा तोड़ देते हैं। बुढ़िया बाहर बैठे देखते रह जाती है। थोड़ी देर में रात हो जाती है और बुढ़िया भूखे प्यासे झोपड़े के बाहर ही बैठी रह जाती है। अरे सुनो, बुढ़िया अम्मा कल से नहीं आई, कुछ बोलकर गई हैं क्या तुम्हें? मीरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? और हंस क्यों रहे हो? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मीरा, भला तुम्हें अम्मा की चिंता कब से हो गई? वैसे मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अम्मा कल से क्यों नहीं आई, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई? दोनों बातें कर ही रहे थे कि गांव लता भी आ जाती है। भैया, कुछ लकड़ियां देना जरा। हाँ बहन, अभी देता हूँ। भाई, वैसे ये बताओ, गांव की बुढ़िया अम्मा कहाँ है? कल से वो मेरे घर नहीं आई। लता बहन, अभी हम दोनों भी यही बात कर रहे थे कि अम्मा कल से लकड़ियां लेने नहीं आ रही। कहीं कोई बात तो नहीं? हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, क्यों ना हम उनके घर चलकर पता करें? हाँ, तुम ठीक बोल रही हो, उसका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। चलो चलकर देखते हैं। तीनों बुढ़िया के घर की ओर निकल जाते हैं। बुढ़िया के घर के पास पहुंचते ही तीनों दंग रह जाते हैं। झोपड़ी पूरी टूटी हुई और बुढ़िया बेसुध पड़ी थी। लकड़हारा दौड़ कर जाता है। अम्मा, अम्मा, इसका तो पूरा बदन बुखार से टप रहा है। अरे अम्मा को क्या हुआ? इन्हें जल्दी घर लेकर चलो। हाँ। तीनों मिलकर कैसे भी बुढ़िया अम्मा को अपने घर ले जाते हैं। आखिर अम्मा की झोपड़ी तोड़ी किसने? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। आखिर अम्मा से किसकी इतनी दुश्मनी? अब तो इसका जवाब अम्मा ही देगी। मीरा बहन, मैं चलती हूँ, कोई मदद चाहिए होगी तो जरूर बताना। थोड़ी देर में बुढ़िया को होश आया। अम्मा, अम्मा आप कैसी हो? बेटा, मैं यहाँ तुम्हारे घर पर कैसे? अम्मा, तुम अपनी झोपड़ी के पास बेहोश पड़ी थी, तो हम तुम्हें यहाँ ले आए। बेटा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे वहीं मरने के लिए छोड़ देते। अम्मा, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ बेटा, मेरा मर जाना ही ठीक है। एक झोपड़ी थी, वो भी मुखिया ने तुड़वा दिया। ये क्या बोल रही हो अम्मा? मुखिया ने ऐसा किया? क्यों? वो बोल रहा कि उसे उस जमीन पर अपने बेटे के लिए ईंट की भट्टी लगवानी है और मेरे पास उस जमीन के कागजात नहीं। अच्छा, अम्मा तुम चिंता मत करो, मैं उस मुखिया को सबक जरूर सिखाऊंगा। हाँ अम्मा, और तुम अब हमारे साथ ही रहो। लकड़हारा ने तुरंत गांव के चौक पर जाकर सबको इकट्ठा किया। क्या हुआ भाई, तुमने हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? भाइयों, तुम लोगों को तो पता है कि मुखिया ने नदी किनारे वही बुढ़िया अम्मा की झोपड़ी तोड़ दी। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? पर उसने ऐसा क्यों किया? लकड़हारा सारी बात बताता है। आज अम्मा की झोपड़ी टूटी है, कल हम में से किसी की भी बारी आ सकती है। अगर हम चुप रहे तो गलत और बढ़ेगा। गांव वाले पहले डर रहे थे, पर धीरे धीरे एक बूढ़े किसान ने कहा, हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो। बुढ़िया ने सालों तक हमारी मदद की है, अब हमारी बारी है। पर मुखिया से कौन भिड़ेगा? भिड़ना नहीं है, साथ खड़ा होना है। अगर हम सब मिल जाएं तो कोई एक झोपड़ी नहीं गिरा सकता। और फिर क्या था?
अगली सुबह पूरा गांव अम्मा की टूटी झोपड़ी के पास था। कोई बांस लेकर आया, कोई नई खपरेल, कोई मिट्टी गूंथ रहा था और लकड़हारा खुद सबसे आगे खड़ा था। तीन दिन में झोपड़ी फिर से खड़ी हो गई, लेकिन इस बार वो पहले से मजबूत थी। इतना बड़ा घर मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। आप सभी का बहुत बहुत आभार। लकड़हारा मुस्कुराते हुए बोलता है, ये घर नहीं अम्मा, ये आपका सम्मान है। तभी मुखिया वहां आता है। मुखिया तेज आवाज में बोलता है, ये घर किसकी इजाजत से बनाया गया है? इजाजत इंसानियत से ली है और ये जमीन भी अम्मा की है। सबूत है तुम्हारे पास? तभी भीड़ से गांव का बूढ़ा पंडित आगे आता है। हाँ है, पुराने कागज मेरे पास हैं। ये जमीन अम्मा के पति ने खरीदी थी, तुम्हारे पिता के सामने सौदा हुआ था। कागज मुखिया के हाथ में दिए जाते हैं। मुखिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जब उसने देखा कि पूरा गांव एकजुट है तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसे समझ आ गया, डर से रात जलता है लेकिन एकता से गांव। बेटा, मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तूने मुझे नई जिंदगी दी है। बता मैं तेरे लिए क्या करूं? अम्मा, आप कैसी बात कर रही हैं? बेटा भी बोल रही हैं और धन्यवाद भी कर रही हैं। अम्मा, फिर बोल रही हूँ, तुम हमारे साथ चलो और हमारे साथ रहो। नहीं बेटा, तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। अब और तुम लोगों पर बोझ नहीं बन सकती। तू चिंता ना कर, मैं आती रहूंगी। ठीक है अम्मा, जब भी कोई दिक्कत हो हमें बताना। अम्मा को कितना बोला कि हमारे साथ रहो, लेकिन अम्मा नहीं मानी। मीरा, अम्मा गरीब है पर आत्मसम्मान बहुत है उसमें। ये झोपड़ी घर नहीं, उसका सम्मान है।